तो वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आते हैं हम लोग विषय पर। हम लोग सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं वित्त आयोग। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग टॉपिक है, बहुत प्रतियोगिता में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में यह व्यवस्था दिया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा और उस वित्त आयोग की सिफारिश पर ही केंद्रीय राजस्व में से राज्य की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी और जिसके आधार पर आगामी 5 वर्ष तक विकास किया जा सकेगा। आपको शायद पता होगा कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग आजाद भारत के पहले केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे और अभी तक 15 वित्त आयोग की रिपोर्टें आ चुकी है। शायद आपको यह भी पता होगा कि वित्त आयोग के 14 रिपोर्ट हम लोग जो है लागू करने की स्थिति में है। 14वें वित्त आयोग के रिपोर्ट 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट को लागू करने की स्थिति में है, लेकिन कोरोना ने उनको क्या कर दिया है, बाधित कर दिया है। ध्यान रखेंगे ये भी कि जो 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि 65% से अधिक राशि राज्यों की दी जाए, उससे भी ज्यादा राशि हम दे रहे हैं। इस कोरोना के कारण बहुत सी राशियां केंद्रीय राजस्व से राज्यों को दी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। 1929 के मंदी से भी ज्यादा बुरी स्थिति पूरे विश्व की है, लेकिन भारत मिला जुला कर बिल्कुल सही स्थिति में। हम बाजार में देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं लोग 10 रुपये खीरा और शाम तक टमाटर वगैरह सबके रेट, माने करेला हो गया है 6 रुपये किलो। शहर में जी शाम में देखिएगा रात में तक 6 रुपये केजी करेला बिक रहा है, 5 रुपये खीरा बिक रहा है, 6 रुपये किलो आपका तरबूज बिक रहा है, टमाटर आपका 6 रुपये किलो है। देखिए कितना सस्ता हो गया सामान सभी। तो कारण इसके पीछे है कि बहुत सारे सामान लोकल दूर जाते थे, सड़ जाते थे, गल जाते थे। अब जहां जहां उत्पन्न हो रहे हैं स्थानीय स्तर पर विकास कर रहे हैं और मोदी ने ठीक कहा कि स्थानीय स्तर की व्यवस्था ही विकसित होगी। हाँ, अब जो हम लोग साबुन मंगाते हैं दूर से, धीरे धीरे उद्योग लगाइए, सरकार फंड दे रही है आपको, तो साबुन बनाइए गांव में ही, आप सरफ बनाइए गांव में ही। ठीक इस जगह चिप्स वगैरह से लेकर अचार वगैरह, छोटे छोटे गंजी, साधारण पहनने वाले कपड़े, लुंगी, ये सब गांव में बुनकर चाहे तो लगाकर छोटे छोटे इंडस्ट्री बना सकते हैं और बिस्किट्स वगैरह आसानी से गांव में ही बन सकते हैं। अब बाहरी उत्पाद मंगाने की कला को छोड़िए और विदेश को और चाइनीज जैसे देश को तो बिल्कुल भूल ही जाइए एकदम से, चाहे वो जितना भी महंगाई हो जाए, लेकिन इस बीमारी से जो देश की हालत हुई है कहा नहीं जा सकता। चलिए आगे आते हैं। ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल। शायद आपको पता होगा कि देश में पहली बार लोकपाल की मांग 1967 से शुरू हुआ। ओम्बुड्समैन जिसको कहते हैं हम लोग, लेकिन जनवरी 2014 में लोकपाल एवं लोकायुक्त दोनों ही अस्तित्व में आ गया। जनवरी 2014 में उसी के खिलाफ देखे होंगे कि अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे और केजरीवाल जी, अन्ना हजारे भी शांत हो चुके हैं और केजरीवाल भी तो खैर अपना जो भी है बेचारे निपट रहे हैं कोरोना से। हाँ, तो इस संस्था का यानी ओम्बुड्समैन का मुख्य उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। और केंद्रीय स्तर के गठित जो लोकायुक्त है, यह आपके प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद और केंद्र सरकार के चारों प्रकार के कर्मचारी ABCD किसी के खिलाफ वो जानकारी ले सकता है और यदि भ्रष्टाचार में शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। राज्यों का जो लोकायुक्त होगा, इसमें मुख्यमंत्री भी होंगे, मंत्री भी होंगे, राज्य के कर्मचारी भी होंगे, विधायक भी होंगे, यानी सभी लोग यहाँ भी राज्य में शामिल होगा। केंद्र में केवल राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल इससे वंचित रखे गए हैं। केंद्रीय स्तर पर जो लोकपाल का गठन होगा, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे उन्हीं को बनाया जाएगा, चाहे वो सेवानिवृत्त हो चुके हों अथवा सेवानिवृत्त होने वाले हों। ठीक इसी ढंग से राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से ही किसी से की जाएगी। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी प्रशासनिक अधिकरण।
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के भाग 14 क के अनुच्छेद भाग 14 क यानी चैप्टर नंबर 14A तथा आर्टिकल नंबर 323 क 323A एवं 323 ख एक नया अनुच्छेद जोड़कर और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना कर दिया, यानी प्रशासनिक अधिकरण की उन्होंने स्थापना कर दिया। इस संस्था में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होते हैं और इनकी योग्यता न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होती है। और साथ ही साथ इसमें 2 IAS रैंक के यानी सचिव रैंक के 2 अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रशासनिक विवाद हो, कर संबंधी विवाद हो या फिर विदेशी मुद्रा हो या आयात निर्यात से संबंधित विवाद हो, श्रम संबंधी विवाद हो, वित्त संबंधी विवाद हो, संपत्ति संबंधी विवाद हो या फिर भूमि संबंधी विवाद हो, यह सभी प्रशासनिक विवादों का निपटारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे, एक कंज्यूमर फोरम भी संस्था बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसको हम लोग उपभोक्ता फोरम कहते हैं। उपभोक्ता फोरम जो है उपभोक्ताओं के सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात किसी भी उपभोक्ता को कोई ऑर्गेनाइजेशन चीटिंग ना करे। अब अभी हम लोग कहाँ जाए भाई, देखिए 1 मिनट थोड़ा सा गप कर लेते हैं कि हम लोग मेरे साथ जो हुआ है इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। आंसू बहाने से क्या फायदा। इसी समय में हमको कैंसर होना था, इसका ट्रीटमेंट अलग कुछ चला, कुछ बाकी है, पता नहीं, और दवा मांगा है, चल रहा है। और इसके अलावा साथ ही साथ मैंने स्कूल खोलने के लिए बहुत खर्च कर दिया, टेम्पो खरीद लिया, प्रचार, बैनर, पोस्टर, टेबल कुर्सी, सारी चीजें। और मैंने बचा थोड़ा पैसा तो मकान बना लिया, कुछ पैसे किसी को दे दिए, किसी को किसी भी तरीके से मदद पहुंचाने के लिए हरबर दरबर, तो वो गायब हो गया। और साथ ही इधर जो है कोचिंग भी है, रेंट पर जो मैंने व्यवसाय किया सारे रेंटर जय हो फरार हो गए एकदम से। कुछ तो किराया दिए, कुछ ताला तोड़ के सामान लेके भाग गए, कुछ मेरा भी सामान लेके भाग गए। हम कहाँ कहाँ निगरानी करेंगे एकदम से, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे। तो इस कोरोना ने बिल्कुल सबसे ज्यादा देखा जाए तो एमके सिंह को ट्रेनिंग दिया है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया एकदम से। तो मैं बता रहा था हम किस उपभोक्ता के पास जाए, कहाँ जाए हम, कोरोना का उपभोक्ता कहाँ है कि भैया मैंने इतना स्कूल का प्रचार किया, इतना टेम्पो खरीदा, इतना बैनरिंग कराया, इतना पोस्टरिंग कराया, इतना टीचर को एडवांस दिया। साथ ही साथ जो हमारे सर्वे मैक्सिमम जो बच्चे ही रहा करते थे उनमें से सारे ने रूम छोड़ दिया। कुछ बच्चों के ही मदद पहुंचाने के उद्देश्य से किसी को मैंने अपने ही पॉकेट से दे दिया था और वो भी नहीं मिला। हम क्या नाम ले, क्या करें। तो ये सारी चीजें हम किस उपभोक्ता के पास जाए, तो हमारे लिए उपभोक्ता वही भगवान है या फिर अपने आप है और कोई कुछ नहीं है। तो ये बन तो गया है उपभोक्ताओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए 1986 में, लेकिन हर उपभोक्ताओं की सुरक्षा कैसे होगी ये तो प्रभु जाने या फिर संविधान जाने, नहीं होने जा रहा है, ये हमें पता है। ध्यान रखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत कई अधिकार दिए गए हैं, चाहे कोई वस्तु घटिया दे दे, चाहे सेवा घटिया दे दे, तो निश्चित ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य को सुलभ बनाया गया है कि कोई व्यक्ति जो है प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य अपना यानी कम मूल्य निर्धारित कर सकता है। ध्यान रखेंगे, वस्तुओं की चाहे गुणवत्ता की मात्रा हो कम नहीं की जा सकती, ठीक इसी ढंग से शुद्धता की मात्रा हो कम नहीं की जा सकती, उनके मूल्य के बारे में अनुमानित ढंग से कोई मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। साथ ही साथ किसी भी वस्तु अगर खरीदते हैं और वो प्रकृति को लेकर, पर्यावरण को लेकर, परिवार के लेकर यदि घातक है और उसकी सूचना उसमें पूर्व में नहीं दी गई है तो निश्चित रूप से उपभोक्ता फोरम में आप जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें जो केंद्रीय उपभोक्ता फोरम है वैसे ही राज्य उपभोक्ता फोरम है और वैसे ही जिला उपभोक्ता फोरम है। 20 लाख तक अगर पूंजी का कोई भी विवाद हो तो वैसी स्थिति में हम लोग जिला उपभोक्ता शिकायत फोरम में जाएंगे।
20 लाख से कम का अगर कोई वाद हो तो जिला उपभोक्ता फोरम में जाएंगे। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच यदि कोई विवाद हो तो हम राज्य उपभोक्ता फोरम में जाएंगे। और ध्यान रखेंगे, यदि 1 करोड़ से ऊपर का कोई भी शिकायत हो तो हम राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, इसके फैसले के खिलाफ, चाहे वो केंद्रीय हो राज्य हो, आप इसके फैसले के खिलाफ केवल कनिष्ठ से बड़िए के तरफ जाएंगे। यानी जिला उपभोक्ता फोरम से असंतुष्ट है तो राज्य उपभोक्ता फोरम में जाएंगे, राज्य उपभोक्ता फोरम से असंतुष्ट है तो केंद्रीय उपभोक्ता फोरम में जाएंगे। यही क्रम संविधान है। और केंद्रीय से असंतुष्ट है तो पुनः दोबारा केंद्रीय उपभोक्ता फोरम में ही करेंगे, जिसमें ज्यादा बेंच लोग मिलकर सर्वोच्च न्यायालय में जैसे बेंच बढ़ा दिया जाता है, वो उपभोक्ता फोरम के वाद को देखेंगे। नेक्स्ट एक आता है आपका मानवाधिकार आयोग। ध्यान रखेंगे आप कि दिसंबर 1983 में मानवाधिकार आयोग एवं न्यायालय की स्थापना किया गया। दिसंबर 1993 में मानवाधिकार आयोग एवं न्यायालय की स्थापना किया गया, लेकिन यह अपना कार्य भारत में 1994 से कर पाए। ध्यान रखेंगे, इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाता है। अन्य सदस्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का एक कम से कम वर्तमान व्यक्ति होगा या एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, एक उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति इसमें रखे जाएंगे जो मानवाधिकार से संबंधित जानकारी रखते हैं। तो इस तरीके से इस आयोग का गठन कर लिया जाएगा। यह अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्षा इत्यादि सभी की तरह ही स्वायत्तता को प्राप्त करेगा और इनके पास वैधानिक अधिकार भी होगा। आयोग मानवीय अधिकारों के हनन, दुरुत्साहन यानी कोई हतोत्साहित करता हो, मानव अधिकारों का हनन कोई करता हो, इन सब के रोकथाम के लिए कदम उठाएगा। राज्य स्तर पर भी इसके स्थापना की सिफारिश की गई है। ध्यान रखेंगे कि जब टाडा कानून समाप्त किया गया था तो बाल श्रम निषेध वगैरह इन सब के अधिकारों को मानवाधिकार में शामिल कर दिया गया था। वर्तमान में भारत में मानवाधिकार आयोग अत्यधिक विकसित अवस्था में है, परंतु यह दूसरों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, नक्सलियों के द्वारा या ऐसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा या फिर लड़के लेंगे आजादी गैंग के द्वारा जो कुछ अत्याचार किया जाता है, इस पर किसी भी प्रकार का मानवाधिकार आयोग संज्ञान नहीं लेता। लेकिन हमारी सेना अगर थोड़ी सी भी कहीं अधिक धुआं भी डाल देती है, यानी भीड़ भाड़ को भगाने के लिए, तो मानवाधिकार वहां पूछताछ कर देता है। हमारे सैनिकों पर पत्थर बरसाए जाते हैं, पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए जाते हैं, मानवाधिकार शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन वही हमारे अगर सरकारी स्टाफ अपने सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी कदम उठाते हैं, कहीं गोलीबारी कर देते हैं, हवाई फायर कर देते हैं, अश्रु गैस डाल देते हैं, पानी की बौछार कर देते हैं, तो मानवाधिकार संज्ञान ले लेता है। यानी भारतीय मानवाधिकार पूरी तरह विश्व के कुछ खास देशों के इशारों पर कार्य करता है, जो राष्ट्रवाद को परे रहकर केवल मानवता का ध्यान रखता है, और वो भी एक तरफ मानवता का, ये बहुपक्षीय मानवता का नहीं। इस पर मेरी राय है कि मानवाधिकार को विचार और मंथन करना चाहिए और बेवजह हमारे अच्छे कार्य करने वाले मानवों की सुरक्षा के लिए, सैनिकों की सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले लोगों को, समाज की सेवा करने वाले लोगों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो आते हैं इसी विषय के बाद हम लोग फिर कल 10 बजे से 11 बजे के बीच में। धन्यवाद, नमस्कार। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। हमारे पास ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या आप देख रहे होंगे बहुत आ चुकी है, लेकिन पेमेंट पता नहीं बहाना कर रहा है लोग कि नहीं कर रहा है लोग, पेमेंट नहीं कर रहा है लोग, पेमेंट कीजिए, इसे देखिए। जहां तक रही 18 तारीख से क्लास चलाने की संभावना, तो बहुत प्रबल है कि हम लोग बिल्कुल एक डिस्टेंस का पालन करके सारे बेंच हटवा देंगे और कुर्सियां लगवा देंगे, रस्सी बांध देंगे। सबको जो है आपके नीचे से ऊपर चढ़ने के दौरान
केमिकल्स वगैरह हाथ में डालेंगे, बाथरूम में मशीन रखवा देंगे, यानी सैनिटाइजर की जितनी इंतजाम हो करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जो तरीके से हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं ये बहुत फ्रूटफुल नहीं हुई हैं, और बहुत सारे अपने ट्रिक भी नहीं दे रहे हैं कि नकलची कहीं नकल न कर ले, एक छोटी सी वीडियो में अपनी पूरी जिंदगी भर की योग्यता को कहीं सामान्य हाथों में ना भेज दें। तो इसलिए बच बच कर पढ़ा रहे हैं। क्लास एक बहुत ही फ्रूटफुल होता है, और सरकार को भविष्य में अन्य समस्याओं से निपटने के लिए पढ़े लिखे अगर लोगों को चाहिए तो कम से कम डिस्टेंस रखने वाले लोगों को, अच्छे ढंग से क्लास कराने वाले लोगों को, और ठीक किसी ढंग से सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था करने वाले लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को क्लास की अनुमति जरूर दे देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। आते हम लोग फिर कल।